अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो एक सियासी तफरीक का सबब बन गए हैं। उसके नतीजे में दीगर जमातों का जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ में जो हुकूमत है उसकी इत्तेहादी भी हैं और सूबाई सतह पर भी अब ज़ाहिर है वो इत्तेहादी हैं, वो सबसे ज़्यादा मोतरज़ दिखाई देते हैं MQM। और इस हवाले से MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बात कही कि मैं अपने जज्बात को रोक रहा हूँ। जिस तर्ज़ की धांधली हुई है और जिस तरीक़ाकार को इख्तियार किया गया है वो यकीनन अफसोसनाक है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक मुआहिदा किया था, उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया कि जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो की जाएँ और फिर उसके तहत इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और हम चूँकि इत्तेहाद में हैं लिहाजा मैं अपने आप को बहुत रोक के बात कर रहा हूँ और अगर ये बात नहीं सुनी जाती तो फिर वो सड़कों पर भी होंगे। इसी तरह जमीयत उलमाए फजल रहमान के जो अमीर हैं सक्खर के, उन्होंने ये बात कही है राशिद सोमरो साहब ने कि जो सिंध में इंतखाबात हुए हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान हैं। उन्होंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धांधली के तो इल्ज़ाम लगाए ही, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़रदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक जो है उसका भी आगाज़ करते हैं। और उन्होंने कहा कि तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया, धांधली का रास्ता अपनाया गया, पुलिस गर्दी का रास्ता अपनाया गया और हर वो तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार किया गया जो एक हुकूमत में होते हुए पार्टी इख्तियार करती है। और इस सूरत हाल के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को भी आगाह किया गया है। अब 24 जुलाई से बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू होना है सिंध में। इसके साथ साथ पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का डोल जो है वो भी पड़ना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी से धांधली का शोर मचा रही है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक फ़रीक करार दे रही है और वो ये बात कह रही है कि हर वो हरबा यहाँ पर आजमाया जाएगा जिसके नतीजे में जो इलेक्शन है उनको इंजीनियर्ड जो है वो किया जा सके। इस हवाले से वो इदारों को भी जो है वो माफ़ नहीं कर रहे हैं और हर तरह और हर नौइयत का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सियासी सतह के ऊपर यकीनन अब हुकूमती इत्तेहाद को बहुत सारे मसाइल का सामना है। ज़ाहिर है मईशत उसमें एक सिलसिला भी है। आज टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब करते हुए गो के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू की। इस बात का इंदिया भी दिया कि हालात बेहतर हो जाएंगे लेकिन मुस्तकबिल करीब में उसकी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं देती। और कराची में माड़ीपुर रोड पर जिस अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ा है हुकूमत सिंध को और जिस तरीके से वो पुरतशद्दुद हुआ है और फिर एक ख़ातून की हलाकत भी हुई है, वो इस बात का गमाज़ भी है और अक्कास भी है कि अवामी जज्बात और एहसासात जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं और अगर यही रवैया और यही तर्ज़ अमल रहा तो आगे का जो सियासी मंजरनामा है वो एक बड़ी गंभीरता इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सूबाई वज़ीर हैं शैला रज़ा साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है ज्वाइन कर रहे हैं सरवर बारी साहब, साबिक सरबराह हैं फाफन के। शैला रज़ा साहिबा, ये फरमाइएगा कि जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात हैं, ना आपके इत्तेहादी मुतमईन हैं ना आपके मुकाबिल मुतमईन हैं और ज़ाहिर है कि यक ज़ुबान है आपके इत्तेहादी भी और आपके मुकाबिल भी इस हवाले से कि सिंध के अंदर बहुत बदनज़मी हुई है, धांधली हुई है, पुलिस गर्दी हुई है और हर इंतज़ामी जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया गया है इन इलेक्शन को जीतने के हवाले से। और यहाँ तक भी पार्टीज़ ने दावा किया कि जहाँ हमारे वोट ज़्यादा थे वहाँ पे नताइज ही रोक दिए गए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम सिंध के लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने बहुत ही
अच्छे तरीके से अपने इलेक्शन में ये समझा कि आपको किसको वोट देना है। 12 पार्टीज मुत्तहिद होकर पूरे थर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर लड़ी और उनको एक भी वोट नहीं मिला। और इसी तरह बहुत सारी जगहों पर अब अगर जेयूआई के लोग अपनी यूसी हार गए हैं, अगर जो है अब्बासीज वाले अपनी यूसी हार गए हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आवाम निकली हुई थी, हम तो बजट पास करा रहे थे, सारी काबीना इधर थी, सब इधर थे। हद तो ये है कि आप खुद ही देख रहे हैं कि बजट पास हो रहा था। जब कादिर मंदुखेल वाला इलेक्शन हमने जीता, तो हम छठे नंबर से पहले नंबर पर आए और सबने देखा कि कोई उस पर बात नहीं कर सका। फिर उसके बाद अभी NA 240 पे डिप्टी इकबाल साहब जो है वो उनकी डेथ हो गई थी और उसको MQM ने जीता, हम चौथे नंबर पे आए। तो हमें ये सारी बातें वहाँ पे भी तो हो सकती थी ना। पूरे कराची में एक ही सीट पे इलेक्शन था और वहाँ पे भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो सकती थी, वहाँ पे भी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता था। लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ TLP में, PTI में लेकिन लेकिन इस बात और से तो आप PSP इत्तेफाक में। करेंगी ना शैला रज़ा साहबा कि जो सिंध के अंदर इंतखाबात हुए उसके अंदर एक जिसे कहते हैं कि इंतज़ामी दबाव रहा, वहाँ पे जो इस नौइयत की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, वो इस अमर की अकास है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो थी। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब लोगों में बर्दाश्त आनी चाहिए। और मैंने कहा कि हम हुकूमत हैं कराची में भी, और हम चौथे नंबर पर आए। और उसके बाद हमारी पार्टी की मीटिंग हुई और हमने अपनी खामियां तलाश की कि हम क्या और अच्छा कर सकते थे, हम और क्या अच्छा बेहतर कर सकते थे। लेकिन किसी भी जगह पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई हुई PSP, TLP इनमें। और यही सूरत हाल देही सिंध में कभी भी PSP वहाँ तसव्वुर नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। PTI जो है उसका तसव्वुर नहीं है। उन्होंने, जब हमने लॉन्ग मार्च निकाली थी, तो उन्होंने भी एक रैली निकाली थी जो उन्हें वक्त से पहले लपेट देनी पड़ी थी। MQM की सूरत हाल अब बदल चुकी है। अब सक्खर और नवाबशाह के शहरी इलाकों में MQM नहीं है बहुत अरसे से। इनसे खुद पूछना पड़ेगा कि आपका कौन सा ग्रुप कब आखिरी दफ़ा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें अब और सरवर एक बारी बात और साहब, मैं ऐड कर आता दूं, हूँ शैला एक रज़ा बात और साहबा। ऐड कर दूं। जी हाँ, शैला, मैं एक आता हूँ। आखिरी बात सरवर भारी साहब जी से माजरत के साथ। ये जो लोग कहते हैं कि NA 240 में PTI खड़ी नहीं हुई, ये भी गलत है। 4 आज़ाद लोग जो खड़े हुए थे उनका उधर से ही ताल्लुक था। और MQM में उस वक्त भी डिवीजन, लेकिन बहरहाल वो हल्का उनका, वो अच्छी जीत गए। अच्छा, अब इसमें सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों की जो वहाँ की पल्स है वो क्या बता रही है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल रही ये इस मरहले के जो इंतखाबात हुए हैं। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हुआ ये है कि जो लोग जो उम्मीदवार जो है बगैर इलेक्शन लड़े जीते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में जो मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन की तारीख है उसमें सबसे ज्यादा है। यानी कोई 20% के लगभग जो उम्मीदवार हैं वो बगैर किसी कंटेस्ट के कामयाब हुए हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हुए, वहां पर मुकामी हुकूमतों में जो लोग बगैर मुकाबले के जीते, उनकी परसेंटेज जो है अभी जो सिंध के पहले फेज के इंतखाबात हुए उनकी निस्बत 4 गुना कम है। यानी कि 5% जहां पर है और तकरीबन 20% जो है सिंध में अभी जो इंतखाबात हुए उसमें उम्मीदवार बगैर किसी कंटेस्ट के जीते हैं। तो एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली परसेंटेज है जो बढ़ गई है। और यकीनन ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है बिल्कुल। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कैसे हुआ अनअपोज, तो बहुत सारे लोगों ने, उम्मीदवारों ने हमें बताया है कि वहां पर हुआ ये है कि कैंडिडेट से कहा गया कि आप एक दही हल्का है, वहां पर एक
शख्स जो है वो जनरल सीट पे खड़ा है, उसको कहा गया है कि आप पानी का बिल लेके आए। अब पानी का जो बिल है वो देहातों में पानी का कनेक्शन ही नहीं होता, बिल कहाँ से लाएगा? और उसी बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर जो इंतखाबी फहरिस्तें उस पोलिंग स्टेशन पर होनी चाहिए थी, उनकी बजाय कोई और पोलिंग जो है वो इलेक्टोरल रोल वहां पड़े हुए थे, तो लोगों को वापस भेज दिया गया कि आपका तो वहां वोट ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें बताया है कि उनके कैंडिडेट जीते हुए थे, लेकिन उनके पोलिंग एजेंट्स को वहां से निकाल दिया गया और अपनी मर्जी के रिजल्ट तैयार कर जो फॉर्म है वो तैयार करके रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। तो इन चीजों से मालूम होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शैला रज़ा साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले आपने सरवर बारी साहब की बात सुनी, उससे ये निशानदेही होती है कि एक फ़नी तरस की जो मैनेजमेंट है इन इंतखाबात के अंदर वो दिखाई गई। अब अगर यही रवैया है तो फिर MQM जो है वो सही मानों में शाकी हैं कि आगा जो दूसरा मरला 24 जुलाई से आ रहा है तो उसमें तो कराची भी शामिल हैं, तो उनके लिए तो बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे। देखिए, मैं एक बात कहूँगी और वो ये है कि अगर नॉमिनेशन उनके इस बुनियाद पर हटे थे तो हमें कहीं देही सिंध के अखबारों में और मुख्तलिफ जगह पे ये शोर सुनाई नहीं दिया। नॉमिनेशन 1 घंटे पहले तो कैंसिल नहीं होता ना, और ये बात बहुत पहले सामने आ गई थी कि तकरीबन 800 से 1000 लोग अनअपोज्ड आए हैं। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि अब ये कह रहे हैं कि इन्हें लोगों ने बताया। मैं ये चाहती हूँ कि काश मुझे ये रिपोर्ट मिलती कि हमारी टीम वहाँ मौजूद थी और हमने वहाँ पे क्या रुझान देखा। अगर 1923 की डेट ऑफ बर्थ की एक खातून इस स्ट्रेचर पे आए कि मुझे बीबी के लाल को वोट डालना है, तो वहाँ के लोगों के आप सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जब पार्टी मुख्तलिफ लोगों के साथ प्रोग्राम्स में बैठते हैं तो हमें ताना दिया जाता है कि देही सिंध तक महदूद होकर रह गई है पार्टी। अब देही सिंध में अगर ये वोट डल रहा है और कराची के जनरल इलेक्शन में हम ज़िमनी इलेक्शन में हम जिसमें टर्न आउट भी बहुत कम था और चौथे नंबर पर आए और MQM जीत गई 10,500 वोट लेकर, हमें 4,500 मिले और हम चौथे नंबर पे थे, जब तो किसी को मसला नहीं था। तो मैं आपको ये नहीं लग रहा शैला रज़ा साहब, ये फरमाइएगा यकीनन किसी जगह ये अब मसला जो है ये काफ़ी आगे चला गया है। अब आज MQM वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले हैं और जाहिर है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी शदीद नौइयत के हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दूसरा मरहला आ रहा है ये आप में और MQM में जो ये मरकज़ में एक इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई है, ये बल्दियाती इलेक्शन जो हैं उसमें शगाफ का सबब ना बन जाए? अच्छा देखिए, उनका जो एक अलायंस है वो नून लीग से है फेडरल लेवल पे, और जो ज़बान इस्तेमाल JUI की तरफ से हो रही है उनके अपने ताल्लुकात हैं नून लीग से। अगर कराची में JUI ने हमारे साथ क्यों इत्तेहाद किया है? आपको क्या लगता है कि जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर यही मसला ज़ेरे बहस है कि ये JUI और MQM जो है जाहिर है मुज़ाकरात तो आपके साथ हुए थे, वो तो ज़मानती भी हैं। देखिए, जो उनसे मुज़ाकरात हैं इसमें इलेक्शन कमीशन का काम है डिलिमिटेशन करना या हल्का बंदी करना, हमारा काम नहीं है। ठीक है। सेकंड ये कि
जो उनसे बात हुई है उसका मयार दूसरा है, और जब पीडीएम भी थी तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि पार्टी में हम नून लीग और हम एक दूसरे से। मैं तो समझती हूँ कि कराची में जो जेयूआई के साथ इत्तेहाद हुआ है, जिससे हमारी पार्टी में नाराजगियां हुई हैं, राशिद सुमरो को उसे ख़त्म कर देना चाहिए। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किए उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। और बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और लोग गली मोहल्ले की एक एक कहना चाहिए साइकोलॉजी होती है कि फ़लाँ शख्स अच्छा है, उसमें बहुत कम पार्टीज़ को भी देखा जाता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि बल्दियाती इलेक्शन में हमने ज़बरदस्ती की है और जनरल इलेक्शन की हमने ज़िमनी सीट हार दी, जो कि अगली दाग बिल हो सकती थी कि फिर शायद हमारे पास आ जाती, तो ये गलत है। और अगर किसी को मसला है तो वो जो मसाइल हैं इलेक्शन कमीशन से हैं, और बाकी इंतज़ामी जो है, अभी दूसरा मरहला कराची में और सब जगह होगा। आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी कुछ तो इस वजह से कि जो उसमें कमेटी बनी थी जिसने टिकट दिया उसकी वजह से, और बाकी किस वजह से हारती है। तो क्या यहाँ पे मुकाबले होंगे? हमें तो लग रहा है कि टीएलपी और पीएसपी और इनमें ही फायरिंगें होंगी, हम में नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल को देखते हुए ये जो दूसरा मरहला है बल्दियाती इलेक्शंस का, ये आपको कितना, अगर इसी यही सूरत हाल रहती है और इसी पैटर्न के ऊपर मामलात आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये किस नौइयत के इंतखाबात दिखाई देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंतखाबी अमल में हर सतह पर जो है वो इंतखाबात के नताइज को असरअंदाज करने के लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं। हमारी नज़र में जिन अजला में इंतखाबात हुए हैं और जिन में नहीं है, ये भी एक पॉलिटिकल फैसला हमें लगता है कि पहले आप ऐसे इलाकों में करें जहां पर एक खास सियासी जमात जो है जीत सकती है, और उसका एक नफसियाती असर बाद में दूसरे इलाकों पर हो सकता है। यानी कि कराची में इंतखाबात का ना होना, हैदराबाद में ना होना, लेकिन ऐसी जगहों पर या रूरल एरिया में पहले कर लें और शहरों अर्बन एरियाज में दोबारा करें, बाद में करें। तो हम तो समझते हैं कि ये जो इनका जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस हैं, उसमें अक्सर ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकल टिंच जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर सामने आ जाता है। तो हमारा तबसरा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बनता है, सियासी जमातों के ऊपर नहीं बनता। लेकिन ये यकीनन हैरानगी की बात होती है कि जब 20% जो है वो उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत जाएं, चाहे वो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो, और इस तरह की चीज पहले माजी में ना हुई हो हाल में, तो हमें ये लगता है कि कोई ना कोई वहाँ जो है कोई ना कोई इस नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं सरवर बारी साहब कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है? मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह की डिसीजन मेकिंग है उसकी वजह से इस किस्म के शकूक शुबहात का पैदा होना एक कुदरती अमर है, और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि किस कोई क्राइटेरिया यूज किया गया था कि इन जगहों पर इन इजला में इलेक्शन पहले होंगे, इनमें बाद होंगे। उसके लिए कोई अगर वहाँ अर्बन और रूरल का है तो ये हो सकता था कि कराची के कुछ इजला में भी इंतखाबात साथ ही करा दिए जाते। तो ये इंडिया में इंतखाबात जो हैं वो मरहलावार होते हैं, लेकिन वहाँ मरहले के तय करने का एक क्राइटेरिया मौजूद है कि किस मेयार के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड जो हैं या डेफिनेशन यूज की जाएगी कि कहाँ पर इंतखाब कब होना है। तो ये जो ट्रेंड्स हमें नजर आते हैं उससे लगता है एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन की 218 आर्टिकल के तहत फ्री, फेयर और शफाफ इंतखाबात कराना वो इलेक्शन कमीशन की क्या वो काम है। अच्छा, मैं सरवर बारी साहब आता हूँ इसमें। शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि अब वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि अगर हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं उन पे MQM के खदशात को जो है ना सुना गया तो वो कराची और हैदराबाद में इंतखाब नहीं होने देंगे।
अच्छा, पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 मरहलों में इलेक्शन हुआ है मुख्तलिफ औक़ात में। हद तो ये है कि एक दफ़ा 27 लोग मारे गए थे और हर दफ़ा 2 मरहलों में ही होता है और इस दफ़ा अभी 2 मरहलों में हुआ है। अब जहाँ तक वसीम अख्तर की बात है, आज रात को हमने 12 बजे के बाद दूसरा इजलास बुलाया और हमारे साथ जो है एमक्यूएम ने बजट पास कराया है और हमारे साथ बजट में भी रही, हमारे साथ लंच और डिनर भी किया। तो ये उनका जो हल्का बंदियों का एतराज़ है, ये इलेक्शन कमीशन का है और ये करना चाहिए। और एक एतराज़ वसीम अख्तर से जब भी अच्छा लगता, जब कराची में अभी वो जीते हैं और जितनी फायरिंग हुई है उस और जिस तरह से खुलेआम ऑटोमेटिक वेपन जो है वो नज़र आए, लेकिन वहाँ जीत गए थे तो इस पे बात नहीं की उन्होंने। नहीं, तो ये जो उनके खदशात हैं हल्का बंदियों के हवाले से और फ़हरिस्तों के हवाले से, आप ये नहीं समझती कि वो दुरुस्त हैं? आप तो उनके साथ मुआहदे में भी हैं इन सारी देखिए, चीज़ों के हवाले से। मैं ये बात कर ही नहीं रही हूँ। ये बात उनके जिन जिन हलकों की उन्होंने निशानदेही की है, वो ये तो इलेक्शन कमीशंस है ना, वो तो कोर्ट भी गए थे कि इलेक्शन को आगे कर दें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस आगे नहीं हो सकते। अब अगर उन्हें हल्का बंदियों पे इतराज़ है, तो मैं ये समझती हूँ कि बाकायदा ये हल्का बंदियाँ जो हैं अनाउंस की जाती हैं, उसके बाद एक टाइम लिमिट होता है कि जिसमें आपने उन पे इतराज़ किया हो। अगर उन्होंने उसमें एतराज़ किया है और उनके जवाब में दूसरी पार्टीज़ ने भी कुछ एतराज़ लगाए हैं और या उनके एतराज़ को नहीं सुना गया है, तो बिल्कुल उनको देखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने एतराज़ किया और उनके एतराज़ को जो है निपटा दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर मैं तो इसके ज़िम्मेदार नहीं हूँ। नहीं हूँ। अच्छा, इसमें अब सरवर भाई साहब ये फरमाइएगा कि फिर इलेक्शन कमीशन किस तरीके से कसूरवार हुआ? एक तो बल्दियाती इलेक्शन होते नहीं हैं, अब अगर हो रहे हैं जो कुछ उनके पास सिलसिला है उसी के मुताबिक होने हैं। नहीं, देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की के बारे में जो कमेंट्स हैं या तबसरा हम लोग करते हैं, वो जो स्टैंडर्ड्स इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए तय किए हुए हैं, हमारे पास वही एक कसौटी है जिसके ऊपर हम परख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी कैसी है। मसलन अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हुए, उनके जो फार्म रिजल्ट फार्म थे, जिनको फार्म 31 गालबन बनता है, उसके ऊपर बकायदा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने कहा कि बहुत सारे फार्म 70% से ज्यादा फार्म्स के ऊपर सीरियस जो है वो एरर्स पाए जाते हैं और ऐसे एरर्स वाले फार्म अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएं बगैर स्क्रूटनी किए हुए और स्टैंडर्ड को देखे हुए, इसी तरह अभी बलूचिस्तान के जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के फॉर्म्स उन्होंने अपलोड किए हैं, उसमें बेतहाशा एरर्स हैं। उससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत डिक्लाइन हो रहा है और वो हमें बहुत परेशानी का बायस बनता है हम सब के लिए। तो अगर वो हल्का बंदियों का देखें तो बहुत सारी, आपको मालूम ही है, अभी इस्लामाबाद में हल्का बंदियों में इस कदर तब्दीली कर दी गई कि वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंतखाबात पोस्टपोन करने पड़ गए। तो ये लगता है यही है कि इलेक्शन कमीशन में जो प्रोफेशनलिज्म है, जो उन्होंने अपने लिए जो स्टैंडर्ड तय किए हैं इलेक्शन रूल्स में, इलेक्शंस एक्ट जो 2017 है, उसके मुताबिक वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम हो रहा है। तो उसी की बुनियाद पर हम तबसरा करते हैं कि ये परेशानी की बात है। नहीं, इसमें ये सरवर बारी साहब फरमाइएगा कि आप ये बात कह रहे हैं सारी चीज़ जो है वो आके इलेक्शन कमीशन पर आ गई है, जब वो कहते हैं कि इस तरीके से इस तर्ज पर इन तारीख़ों पे इंतखाबात हो सकते हैं, तो ये बात कही जाती है कि नहीं, उनको तैयार होना चाहिए। तो जब आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो उसमें गलतियों का एहतमाल तो होगा। नहीं, जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन एक बहुत पावरफुल कमीशन है, रियासती अदारा है, वो किसी प्रेशर में आकर कोई तो डेट नहीं दे सकता। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को 2017 के एक्ट में मजीद एम्पावर किया गया है और उससे पहले जो तरमीम होती रही है आइन में, उसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत एम्पावर कर दिया गया है।
तो जब उसको एम्पावर भी किया गया है, उसके फंड्स में भी इजाफा हुआ है, तो हम तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना सारा काम प्रोफेशनली और रिगरसली और डिलीजेंटली करेगा। तो अगर उसमें खामियां पाई जाती हैं और जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं जिसके लिए करोड़ों लोग वोट डालते हैं, अगर वो आरओ जो है वो एक सिंपल फॉर्म जो एक 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता नहीं कर पाते, तो जाहिर है फिर तबसरा करना तो बनता है उसका। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि अगर MQM जो है वो एहतजाज की तरफ जाती है तो उसके असरात जो हैं, जो आप लोगों ने एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई हुई है उस पर भी पड़ेंगे। अब ये भी ज़हन में रखिए कि वो कितनी लंबी टेबल थी जिसके ऊपर बैठकर MQM के साथ मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, और उसके ज़ामिन जो हैं वो कौन हैं। अच्छा जी, देखें, जो हमारे साथ मुआहदा है हम उसके पाबंद हैं। और जब हम वहाँ पे जा रहे थे लॉन्ग मार्च में, उससे पहले हमने असेंबली के अंदर एक सेलेक्ट कमेटी बनाई थी, और उस सेलेक्ट कमेटी में तमाम पार्टीज़ के लोग थे, जो अपोजिशन में मौजूद है, जितने लोगों के इन्होंने नाम दिए। सेलेक्ट कमेटी में यही होता है कि आप जितने अपने पार्टी के लोगों के नाम देना चाहें, तो वो उसमें से पीपल्स पार्टी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें PTI, MQM, जमात इस्लामी, GDA ये भी एक पेज पे नहीं आ पा रही। जिस दिन ये सारी जमातें एक पेज पे आकर कुछ सिस्टम बना लेंगे, हमें मसला नहीं होगा। बाकी जो और बातें हैं, तो गवर्नर के लिए इन्होंने नसरीन जलील साहिबा का नाम दिया था, मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन बजट स्पीच में जावेद हनीफ रोए और उन्होंने कहा कि उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है। बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं वो मेरा लेवल पे नहीं है, लेकिन वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम जरदारी साहब से बात करेंगे और देखेंगे। जो उनकी इलेक्शन कमीशन से मेरी बात है वो उसकी मैं जिम्मेदार नहीं। अच्छा, अब इसमें सरवर भाई साहब ये फरमाइएगा कि मैं ज़रा, चूँकि आप पंजाब के दौरे पर हैं और जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उन हलकों में घूम फिर रहे हैं, ये फरमाएँ कि क्या फ़ीडबैक है ये 17 जुलाई को जो मरहला होने जा रहा है। देखिए, मैंने लाहौर के चारों हलकों का विजिट किया है, फैसलाबाद में चक जुमरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूँ, आज मैंने मुजफ्फरगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर किया है। तो एक बात तो बहुत सामने आ रही है, लोगों के वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। ऊपर जो है वो DIG को चेंज किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको उनकी जो पोस्टिंग और ट्रांसफर थी उनको जो है रिजेक्ट कर दिया था, तो वो हो गया। लेकिन अब DSPs और SHOs की और ACs की बड़े पैमाने पर जो है वो पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स हो रही हैं, और उसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये गड़बड़ है। दूसरी ये एक अहम बात आ रही है सामने कि जो स्टेट मशीनरी को यूज किया जा रहा है, कि जो धड़ों के दरमियान मुख्तलिफ जो मुकदमेबाजी चल रही थी, उनके दरमियान इख्तलाफात थे, तो स्टेट ऑफिशियल्स अपना इन्फ्लुएंस यूज करके बहुत सारे धड़ों के दरमियान सुलह सफाई करा रहे हैं ताकि उनको वोट बैंक मिले। इसी तरह हमारे पास पिक्चर्स हैं कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, नालियां बन रही हैं, सोलिंग हो रही है, कारपेटिंग हो रही है रोड्स। तो इसके अलावा जो है वो इंतखाबी फहरिस्तों के बारे में लोगों के बड़े शकूक शबाहत हैं, उनके वोट ट्रांसफर हो गए जैसे मैंने कहा। तो ये लोग समझते हैं कि जी जो है अगर वोट डालने से हमारे वोट डालने से फैसला नहीं होना, फैसला कहीं और होना है, तो जाहिर है फिर हमें वोट डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोग समझते हैं कि हमें वोट नहीं डालना। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की जो स्ट्रेटेजिक जो उनकी प्लानिंग है 2019-2023, उसमें
वोटर्स टर्नआउट को बढ़ाना उनकी एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी शामिल है। तो अगर इलेक्शंस में गड़बड़ हो रही है तो जाहिर है उसकी वजह से वोटर्स टर्नआउट जो है वो भी डिक्लाइन होगा, तो और क्वालिटी उससे मुतासर होती है। अभी हमने देखा है कराची में 8% वोट पड़ा है, तो यहाँ पर भी वोट बैंक अगर 15-20% ही होता है तो ये लोगों का जमहूरियत के ऊपर एतमाद जो है वो डैमेज होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।